डियर स्टूडेंट्स, मैं एनसीईआरटी के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने 16 तक के किए तो थे, पर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किया था, थर्ड रह गया था उसके अंदर। अब मैं फिर से 16 क्वेश्चन से कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट से ही। ठीक है, इनमें एक्चुअल में क्या है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए। जो सेकंड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, उनके अंदर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ बोर्ड में भी आ जाते हैं और बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम लोग कर रहे हैं। तो 16th में फर्स्ट पार्ट है कि इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी। SN2 में हमें मालूम है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी इन SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं पहले ये क्या है। फर्स्ट वाले केस के अंदर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया। 2 पे ब्रोमो भी है और 2 पे मिथाइल भी है, तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसको A मान लो। फिर 1 ब्रोमो पेंटेन, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन है ये, और ये प्राइमरी है। ठीक है, इसको B मान लेते हैं। और C जो है इसको मान लेते हैं 2 ब्रोमो पेंटेन, ये 2 ब्रोमो पेंटेन है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, तो B इज़ मोर रिएक्टिव देन C एंड C इज़ मोर रिएक्टिव देन A, क्योंकि ये टर्शी की रिएक्टिविटी SN2 में कम होती है। प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ये प्राइमरी है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम सेकेंडरी की और उससे कम प्राइमरी की। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करते हैं, इसको हटा के मैं, इसमें क्या होगा कि हमें यही देखना है, प्राइमरी इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो अब इसके अंदर ये है वाला पार्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में 1 ब्रोमो, इसको 1 मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ब्यूटेन है तो ये हो गया, 1 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया है, ये प्राइमरी। ठीक है, सेकंड वाले में देख लेते हैं, ये ब्यूटेन है, 2 पे ब्रोमो भी है और 2 पे मिथाइल भी है, तो ये टर्शी हो गया एल्काइल हैलाइड। और C में देख लेते हैं, ब्यूटेन का ही है, 2 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है। ठीक है, इधर से नंबरिंग दे रहे हैं, 3 4 2 3 4। ठीक है, तो ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी वाला। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव A है, उससे कम C है और सबसे कम B है, क्योंकि ये टर्शरी है। टर्शरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, इसलिए प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी होगा। ठीक है, सेकेंडरी में उससे थोड़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो कम होगा। टर्शरी में भी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा। ओके, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसको कर देते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न हमें चलना पड़ेगा, हमको देखना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है, किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, किसमें ज़्यादा है। तो ये A पार्ट है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया, तो ये कैसा है? प्राइमरी है। ठीक है, B मान लें, प्रोपेन है ये, और 1 पे ब्रोमो है और 2 पे डाइमिथाइल कह रहा है। ठीक है, 1 2 3 है, ये भी प्राइमरी, बट स्टेरिक हिंड्रेंस इससे ज़्यादा है। एंड C को क्या कह रहा है? ब्यूटेन है ये भी, और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यहाँ पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, ये भी प्राइमरी है। और D ले लेते हैं, ब्यूटेन है और 1 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है, ये भी जो है प्राइमरी है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा है उसके नियरेस्ट मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा किस में? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, कोई साइड में है ही नहीं। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें है बट एक है, इसमें है पर दूर है। तो सबसे पास में तो इसमें है, सेकंड कार्बन पर, जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा है उसके सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन है, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस और सबसे कम इसमें है। तो मोस्ट रिएक्टिव A हुआ, लीस्ट रिएक्टिव B होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, पर जिस पे ब्रोमीन लगा उसके बाद एक कार्बन छोड़ के बाद है, तो A के बाद उससे कम रिएक्टिव D होगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। फिर उससे कम इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, सॉरी इससे थोड़ा सा ज़्यादा, सबसे कम इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है, इससे ज़्यादा इसमें है, क्योंकि ये सेकंड इसके बाद वाले कार्बन पे, ये इसके
सी जिस पे ब्रोमो लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे लगा है, इसके केस में एक छोड़ के लगा है, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस उससे ज़्यादा है, तो ये इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। और इसमें दो दो लगे हुए हैं तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो ऑर्डर ये होगा, ए विल बी मोस्ट रिएक्टिव, देन फॉलोड बाय डी, देन फॉलोड बाय सी, एंड दिस बी विल बी लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको हटा के 17th क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 17th क्वेश्चन कर रहे हैं। पूछ रहा है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। तो इसके केस में हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म दोनों में देखते हैं। अब SN1 में अगर देखा जाए तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो SN1 में तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज होगा, और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो ये मुश्किल से हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, इसमें C6CH2 है और ये Cl है, तो ये SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और इसके ये जो है इसके ऊपर H भी है, Cl भी है, इधर भी बेंजीन है और इधर भी बेंजीन है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा, दिस विल बी मोर रिएक्टिव इन SN1, सॉरी इन SN2। स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कम है, तो SN2 में दिस वन विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस वन इन SN2। और SN1 में क्या होगा कि इसके केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा Cl के हटने के बाद, ये दोनों स्टेबलाइज करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इसमें रेजोनेंस भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे ये। ठीक है, तो इस केस में SN1 में अगर जाएंगे तो दिस वन विल बी मोर रिएक्टिव। तो इसको हम यूँ दिखा देते हैं। SN1 में ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि कार्बोकैटायन इसका ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। Cl के हटने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा विच विल बी मोर स्टेबल, देयरफॉर SN1 में दिस वन विल बी मोर स्टेबल, इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड मोर इजली, दिस वन विल बी हाइड्रोलाइज्ड मोर इजली इन SN1। और ये वाला हाइड्रोलाइज होगा मोर इजली इन SN2 क्योंकि SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस जिसमें कम होगा वो जल्दी हाइड्रोलाइज होगा। SN1 में जिसमें कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, तो SN1 में ये वाला जल्दी हाइड्रोलाइज होगा और ये वाला देर में, इसका कार्बोकैटायन उससे कम स्टेबल है, तो इसलिए ये बाद में हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, SN1 में ये होगा और SN2 में ये होगा। ठीक है, दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। विच विल बी मोर इजीली हाइड्रोलाइज, तो आप कहेंगे इन SN1 दिस वन विल बी इजीली हाइड्रोलाइज बिकॉज इन दिस केस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, और SN2 में दिस वन विल बी हाइड्रोलाइज मोर इजीली बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस इन इट्स केस। उसमें दो बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें एक ही बल्कि है, तो दिस विल बी लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, देयरफॉर इट विल रिएक्ट फास्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। पैराडाइक्लोरोबेंजीन ये है, तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन में ऊपर भी है नीचे भी है, सिमेट्रिकल है, इट इज़ सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल होगा तो पैकिंग ज़्यादा क्लोज होगी, क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी, तो पास पास होगा तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर। ठीक है, और जो ऑर्थो एंड पैरा में पैकिंग ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाएगी। अगर Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, तो नेक्स्ट इसके पास नहीं आ पाएगा क्योंकि ये स्टेरिक हिंडर करेगा। और मेटा में भी यही हाल है, मेटा वाला यहाँ पे होगा तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, इसके अंदर पैकिंग ज़्यादा क्लोज होगी बिकॉज ऑफ सिमेट्री, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट विल बी हायर। अब जब इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो अपने आप सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं तो इजीली डिजॉल्व होते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी विल बी लेसर। तो इसलिए जो पैराडाइक्लोरोबेंजीन है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाइयर है क्योंकि पैकिंग विल बी मोर क्लोज एज इट इज़ सिमेट्रिकल, और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी विल बी लेस एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। ठीक है, ये पैरा आइसोमर है, ये ऑर्थो आइसोमर है और ये मेटा आइसोमर है। ठीक है, तीनों में इस मतलब है इन दोनों से ज़्यादा इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी। ओके, हटा देते हैं इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इसको हटाते हैं पहले। अब हम लोग ने क्वेश्चन 18 तक किया था, अब 19th क्वेश्चन है, एक सारे कन्वर्जन्स वाले हैं। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। प्रोपीन से प्रोपन 1 ऑल बनाना है, ये प्रोपीन है, ठीक है, यहाँ पे OH लाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले HBr दे दें पर ऑक्साइड में,
पर ऑक्साइड में इसको HBr देंगे, इसको HBr दे दो पर ऑक्साइड में, तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होगा, नेगेटिव कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ एक ही है, तो Br इस पे आ जाएगा, तो ये यू विल गेट दिस कंपाउंड। ठीक है, अब हमें OH लाना है तो एक्वस KOH दे दो। अब एक्वस KOH दोगे तो Br हट के OH बन जाएगा, तो ये बन गया आपका प्रोपन-1-ऑल, दिस इज़ प्रोपन-1-ऑल। ठीक है, कैसे किया, हमने देखा कि डबल बॉन्ड है और हमें OH इधर लाना है, तो पहले यहाँ पे ब्रोमीन लाएंगे, तो ब्रोमीन यहाँ पे लाने के लिए हमें एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने HBr दिया इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो Br यहाँ पे आएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, Br उधर आ गया। फिर एक्वस KOH देंगे तो Br विल बी रिप्लेस्ड बाय OH एंड विल गेट प्रोपन-1-ऑल। ठीक है, अब ये कह रहा है इथानॉल से ब्यूट-1 आयन बनाना है, ये इथानॉल है। अब हमें 2 कार्बन भी बढ़ाने हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें ये क्वेश्चन भी हटा देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें। इसको जब हम SOCl2 देंगे तो क्लोरीन लग जाएगी। अब 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो सोडियम एसेटाइड है, याद रखना है, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये Na और Cl हट जाएगा। ठीक है, सोडियम एसेटाइड से, तो ये CC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये ब्यूट-1 आयन हो जाएगा, ये सोडियम एसेटाइड कहलाता है, सोडियम एसेटिलाइड या सोडियम इथाइनाइड भी कहते हैं, इसको हम सोडियम इथाइनाइड भी कह देते हैं, इथाइनाइड। ठीक है, जब भी 2 कार्बन बढ़ाने और ट्रिपल बॉन्ड भी लाना है तो सोडियम इथाइनाइड को यूज़ करेंगे हेलो एल्केन पे। तो अल्कोहल को हेलो एल्केन बनाने के SOCl2 से रिएक्ट करा दिया, Cl लग गया, और फिर जब NaC ट्रिपल बॉन्ड CH दिया तो 2 कार्बन बढ़ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो ब्यूट-1 आयन मिल गया। तो हमें इथानॉल से ब्यूट-1 आयन बनाना था, बन गया। अब हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसी के ऊपर इसको सॉल्व कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। ये कह रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये, और हमें सेकंड पे ब्रोमीन को लाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इधर का H और इधर का Br हटाना है, तो अल्कोहलिक KOH दे देते हैं। जब अल्कोहलिक KOH दोगे तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा, KBr और वाटर अलग हट जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो गया, इसको डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जब ये डिहाइड्रोहेलोजनेशन हो गया, अब हमें क्या चाहिए, Br यहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो हम इसमें HBr देंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होगा, नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो अपने आप जब सिंपल आप HBr दे दोगे तो ब्रोमीन इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, तो यू विल गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन से आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन मिल गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, फिर 4th पार्ट कर लेते हैं। 4th पार्ट में क्या कह रहा है, टॉल्यूइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, ये टॉल्यूइन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के OH लगाना है, तो हम पहले इसमें क्लोरीन दे दें सनलाइट में। क्लोरीन इन सनलाइट जब दोगे तो यहाँ पे बेंजीन पे जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन हट के Cl लग जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको एक्वस KOH दोगे ना, तो एक्वस KOH जो है इसके Cl को हटा के OH लगा देगा एंड यू विल गेट बेंजाइल अल्कोहल, ये CH2OH हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है, इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये टॉल्यूइन था, तो ये हमारा 4th पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम 5th पार्ट को देखेंगे, तो ये सब हटा देते हैं, इनको हटा दिया हमने। अब 5th पार्ट को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 5th पार्ट में इसने क्या कहा है हमसे, 5th पार्ट में ये कह रहा है बेंजीन को 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में बनाओ। बेंजीन है, इसको कह रहा है इसमें कन्वर्ट करना है, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमीन यहाँ पे लगाओ और नाइट्रो यहाँ पे लगाओ, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेंजीन को पहले ब्रोमीन दे देते हैं। ब्रोमीन हम
इसको FeBr3 में दे दें, एनहाइड्रस FeBr3। एक तो ये तरीका है, या आयरन इन द डार्क दे दो, आयरन इन दी डार्क दे दोगे तो भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ब्रोमीन कहीं भी जोड़ देते हैं, ऊपर ही लगा लेते हैं, यहाँ ब्रोमीन लग गया, HBr अलग हट जाएगा। अब हमें चाहिए NO2 भी चाहिए पैरा पे, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दो, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या होगा, NO2 पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, ये Br आ गया और यहाँ पे NO2 लग जाएगा। इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर दोगे तो ब्रोमीन क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो पैरा पे NO2 लग जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड बनाना था बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, वो आपका बन गया। तो मैंने 5 कन्वर्जन्स कर दिए। नेक्स्ट और कन्वर्जन्स दिखाता हूँ इसके अंदर, मैं हटाता हूँ, इसके जो बचे हुए पार्ट है वो दिखा। 19th क्वेश्चन में अब हम लोग को 6th पार्ट कर रहे हैं, 5th पार्ट तक हमने कर दिया था। इन सब रिएक्शन में जितने भी कन्वर्जन्स है ना, इनमें आपको सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि हमें कार्बन बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, एक्सेंट ऑफ रिएक्शन है या डिसेंट ऑफ कार्बन है, और किसको हटा के क्या लगाया जाता है, उसके लिए आपको रिएक्शंस याद होने चाहिए, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल को 2-फिनाइल इथानोइक एसिड बनाना है, ये बेंजाइल अल्कोहल होता है, CH2OH लगा है तो कॉमन नेम है बेंजाइल अल्कोहल। और इथानोइक एसिड कह रहा है फिनाइल, ये फिनाइल इथानोइक एसिड हुआ, 1-2 है तो ये फिनाइल इथानोइक, ये फिनाइल माना जाएगा, वो इथानोइक एसिड। तो एक कार्बन हमें बढ़ाना है, दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे कि पहले OH को हटा के Cl लाएंगे और KCN से रिएक्ट करा देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के बाद बता रहा हूँ कि CH2OH को हमने SOCl2 दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये CH2Cl हो जाएगा, OH हट के Cl लग जाएगा। अब इसको जब KCN दोगे, अल्कोहलिक KCN, तो Cl हट के Cn लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये CH2 और ये COH हो गया। तो ये आपका कंपाउंड फिनाइल इथानोइक एसिड बन गया, दिस इज़ फिनाइल इथानोइक एसिड। ये आपका क्या था, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल को SOCl2 दिया तो Cl लग गया, KCN दिया तो एक कार्बन बढ़ गया, और फिर इसको हाइड्रोलाइज भी किया। इसके अंदर सेकंड पार्ट है, आप इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ये Cn लग गया पहले। अब इसको जब वाटर दोगे, H2OH+ जब करोगे, ठीक है ना, तो इसके अंदर CH2COOH हो जाएगा। हाइड्रोलाइज करते हैं इसको, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, तब ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ओके, पहले Cn लिया, फिर उसको हाइड्रोलाइज वाटर देंगे तो वो एसिड बन जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट, इसका जो 6th पार्ट हो गया, अब 7th पार्ट को देखते हैं। इसको हटा के यहीं पे जगह बन जाएगी, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। 7th पार्ट ये कह रहा है इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथानॉल ये है और प्रोपेन नाइट्राइल ये है, तो हमें एक कार्बन बढ़ाना है, तो Cl करो इसको और KCN से रिएक्ट करा दो। तो हम इथानॉल को पहले SOCl2 दे देंगे, ठीक है, हीट कर देंगे तो यहाँ Cl लग जाएगा, और Cl को अल्कोहलिक KCN जब दोगे तो Cl हट के KCl के साथ अलग हट जाएगा और Cn लग जाएगा। इसको हम प्रोपेन नाइट्राइल कहते हैं। ओके जी, हो गया ये। तो 7th वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब 8th पार्ट को देख लेते हैं। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, ये एनिलीन है, ऊपर बेंजीन पे NH2 है, और हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, ऊपर Cl लाना है, ठीक है। तो इसके अंदर तो सैंडमियर रिएक्शन भी लगेगा। कैसे करेंगे, पहले डीएज़ोटाइजेशन करना पड़ेगा। एनिलीन ये है, तो एनिलीन को पहले डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, NaNO2 + HCl से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। तो ये डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन कराता है, डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, N2 + Cl- बन जाएगा, N2 + Cl-, इसको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को जब हम CuCl HCl देंगे,
CuCl HCl देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोजन वगैरह अलग हट जाएगा। ठीक है, तो एनिलीन से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना था, तो एनिलीन को पहले डायजोटाइजेशन किया तो डायजोनियम क्लोराइड बन गया। जब इसको CuCl HCl देंगे तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये सैंडमियर रिएक्शन है, सैंडमियर्स रिएक्शन। तो नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में 2 नेम रिएक्शंस भी पूछते हैं, 2 नंबर का नेम रिएक्शन आते हैं, और ज़्यादातर कन्वर्जेंस में नेम रिएक्शंस का बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए याद होने चाहिए। ठीक है, कन्वर्जेंस करने हैं तो रिएक्शंस याद होने चाहिए। अब हमने 8th पार्ट कर लिया, अब 9th वाले पार्ट पे आ जाते हैं। 9th वाला पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 2-क्लोरोब्यूटेन से आप 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन बनाइए। 2-क्लोरोब्यूटेन ये है। ठीक है, अब जब ये जो कह रहा है 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, तो मतलब है इसका दुगना हो रहा है। 2-क्लोरोब्यूटेन से दुगने कार्बन है, तो कार्बन जब दुगने करने होते हैं तो हम वुड्स रिएक्शन करते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स ले लिए हमने और वुड्स रिएक्शन कर दिया ड्राई ईथर में। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन कर दिया, तो क्या होगा कि इधर का Cl और इधर का Cl, दोनों के बीच का Cl हटके जुड़ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा। तो इसका नाम 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। देख रहे हैं? अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि इसके अंदर जितने कार्बन थे 2-क्लोरोब्यूटेन में, उसके दुगने कार्बन इसमें हैं। तो इसके मतलब है वुड्स रिएक्शन से हम कार्बन दुगने कर सकते हैं हेलो एल्केन से, तो वो ही हमने किया, वुड्स रिएक्शन कर दिया, तो Cl यहाँ से हटेगा और दोनों जुड़ गए आपस में, तो 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि किससे दुगने होते हैं, किससे 1 कार्बन बढ़ता है, किससे 2 कार्बन बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे और वो क्या करते हैं रिएक्शंस, वो भी मालूम होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दी कन्वर्जन्स। अब ये जो इसमें 10th क्वेश्चन है, 10th में ये क्या कह रहा है कि 2-मिथाइल प्रोपेन है, प्रोपीन है, 2-मिथाइल प्रोपीन है, यहाँ पे मिथाइल लगा है, और इसको कन्वर्ट करने को कह रहा है 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे मिथाइल लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन लाना है, इसके मतलब। तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉव्स लगा देंगे। मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन में आप HCl दे दो मार्कोनिकॉव्स से। ठीक है, तो होगा क्या, क्लोरीन विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन वहाँ पे चला जाएगा। तो जो कंपाउंड आपको चाहिए था वो मिल गया, हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा। तो आपको चाहिए था 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, ये मिल गया। 1 2 3 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इस तरह से हमने इसके 10 पार्ट्स कर दिए। अब इसको पूरे को हटा के फिर हम आपके आगे के पार्ट्स दिखाते हैं कन्वर्जेंस इसमें। ठीक है, अब 19th क्वेश्चन में हम लोगों ने 10th पार्ट्स तक कर लिए थे। अब ये 11th पार्ट में इथाइल क्लोराइड से प्रोपानोइक एसिड बनाना है। ये इथाइल क्लोराइड है और हमें बनाना है ये प्रोपानोइक एसिड। तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन बढ़ाना, तो 1 कार्बन जब हेलो एल्केन में बढ़ाना होता है तो KCN से रिएक्ट कराते हैं। तो इथाइल क्लोराइड को हमने KCN दिया है अल्कोहलिक, तो 1 कार्बन बढ़ जाएगा। और जब नाइट्राइल को पानी देते हैं 2 बार, इसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी तो इसमें क्या होता है कि पर एक बार पानी जुड़ेगा तो अमाइड बनता है, CONH2 होगा। फिर दोबारा जब पानी जुड़ेगा इसके साथ तो एसिड बनता है, इसको हम इस तरह से। तो इसलिए अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख देते हैं तो एक स्टेप में भी हम लिख सकते थे कि इसका ये बन जाएगा। इज इट ओके? तो जब क्लोरोइथेन को प्रोपानोइक एसिड में करना, हमें मालूम पड़ गया 1 कार्बन बढ़ाना है, तो KCN देंगे तो CN हो जाएगा, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक ही स्टेप के अंदर एसिड बन जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, और अगर एक एक करके दिखाओगे तो एक बार अमाइड बनेगा, फिर फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, 11th पार्ट को हटा देते हैं, अब 12th पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, यहीं पे कर लेंगे इसको। 12th पार्ट में कह रहा है ब्यूट-1-ईन टू ब्यूटाइल आयोडाइड, ये ब्यूट-1-ईन है। ठीक है, तो कह रहा है N-ब्यूटाइल आयोडाइड। N-ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब आयोडीन यहाँ पे लगा मिल जाए, मतलब इस तरह से हो जाए, ये N-ब्यूटाइल आयोडाइड कहलाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड है,
ठीक है। अब हमें आयोडीन इधर चाहिए तो हमें मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नहीं जाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो पर ऑक्साइड देंगे और HBr देंगे। HBr दे दो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। जब पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr दोगे तो ब्रोमीन यहाँ पे लगेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, इसके ऊपर ब्रोमीन आ गया। ठीक है। अब ब्रोमीन हटा के आयोडीन लाना है तो NaI कर देंगे, एसीटोन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, रिफ्लक्स करते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टीन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो जाएगा तो आपका N-ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया। ये N-ब्यूटाइल आयोडाइड कह लो, क्या इसको हम कह सकते हैं 1-आइडोब्यूटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये वाला पार्ट हो गया आपका 12 ब्यूट 1 से N-ब्यूटाइल आयोडाइड बन गया। ओके, ये हटा देते हैं। अब 13 पार्ट देख लेते हैं। 13 पार्ट के अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इसमें ये कह रहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन है, 1 प्रोपानॉल बनाना। ये 2 क्लोरोप्रोपेन है और आपको प्रोपनॉल बनाना है, मतलब ये है। तो पहले इधर का H और इधर का Cl हटाओगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे। तो आप क्या करो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए अल्कोहलिक KOH लेते हैं। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हीट करेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। एक तरफ से हेलोजन हट रहा है, एक तरफ से हाइड्रोजन हट रहा है, ये हटेगा ये हटेगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब हमें अल्कोहल चाहिए, OH किनारे पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ चले जाएंगे, HBr दे देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दे देंगे, ऑर्गेनिक परऑक्साइड में, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में Br इधर किनारे लग जाएगा। ठीक है, अब इसको जब एक्वस KOH दोगे तो ये अल्कोहल हो जाएगा। हमें प्रोपनॉल चाहिए था, वो मिल गया, इसको 1 प्रोपानॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए था कि 2 क्लोरोप्रोपेन से हमको बनाना था प्रोपनॉल, तो पहले एक तरफ का H और एक Cl हटाया, डिहाइड्रोलेजिनेशन किया, HBr दिया, एंटी मार्कोनिकॉफ में Br किनारे आ गया, फिर जैसे ही एक्वस KOH दोगे Br हट के OH लग जाएगा, तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपका 13th क्वेश्चन भी हो गया। 13 पार्ट हटा देते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सब में रिएक्शंस की ज़रूरत है और कितने कार्बन बढ़ाने या क्या करना है वो देखना पड़ता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में मतलब है OH यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे और इसमें आइडोबाम फॉर्म बनाना है, CH3 को आइडोफॉर्म कहते हैं। तो इसमें जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन लगेगा, इसमें हमको NaOH और आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। आइडोफॉर्म रिएक्शन हीट करेंगे जब, तो ये यहाँ का CH3 वाला जो है ना, ये वाला पार्ट हटेगा, तो ये बन जाएगा CHI3, ये येलो कलर का होता है आइडोफॉर्म। ठीक है, ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है कि जब एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल होता है जिसके बगल में मिथाइल ग्रुप है, तो NaOH और आयोडीन के साथ जब हीट करो तो आइडोफॉर्म बन जाता है। और इसके साथ जो बचा हुआ पार्ट है ये CCONA बन जाएगा, NaI बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म बनाना था हमें, तो हमने जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को NaOH और आयोडीन के साथ हीट करेंगे तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल, ये क्लोरोबेंजीन है और हमें पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है, मतलब यहाँ पे OH लाना है और यहाँ पे NO2 लाना है। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ NO2 हम लगा सकते हैं, तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दें, हीट कर दें, तो NO2 लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ये Cl है, ये NO2 लग जाएगा। अब इसको OH करना है तो हम डॉस प्रोसेस लगा सकते हैं, NaOH दे दो। ठीक है, हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और प्रेशर आपका होता है 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि Cl लग के ONA लगेगा, पहले पार्ट में ONA लग जाएगा तो उसमें H+ सेकेंड पार्ट में दे दो तो वो फिनॉल हो जाएगा, तो ये फिनॉल हो जाएगा और ये NO2 हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपको चाहिए पैरानाइट्रोफिनॉल, ये मिल गया।
पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी। क्लोरोबेंजीन था, उसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4 दिया तो NO2 लग गया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ गया। अब क्लोरीन को हटा के फिर OH लाना है, तो डॉस प्रोसेस लगा दिया हमने। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे NaOH दे देंगे, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, तो यहाँ पे ONA लगेगा, ONA को जब एसिड मिलेगा तो फिनॉल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 15th पार्ट भी हो गया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। तो इन सब में देख रहे हैं आपको रिएक्शंस याद होंगे तो आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ठीक है, मेनली तो रिएक्शंस याद होने चाहिए और किस रिएक्शन से क्या काम होता है ये भी मालूम होना चाहिए। 16th पार्ट कर रहे हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन है और हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। हमें ब्रोमीन यहाँ किनारे लाना है। ठीक है, तो इसके मतलब पहले से इधर का H और इधर का Br हटाएं तो डीहाइड्रोहेलोजनेशन करना पड़ेगा। मैं स्केलेटन में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक KOH जो है उसका काम ही है डीहाइड्रोहेलोजनेशन करना, हीट करना पड़ेगा, डीहाइड्रोहेलोजनेशन। जब डीहाइड्रोहेलोजनेशन करोगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब डबल बॉन्ड आ गया, हमें तो Br किनारे लाना है, तो Br किनारे कब आ सकता है, जब एंटी मार्कोनिकॉफ चलेंगे, HBr परऑक्साइड में देंगे और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ब्रोमीन वहाँ पे आएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उधर जाएगा जहाँ कम थे। ठीक है, तो आपका ये कंपाउंड बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, पहले इसके अंदर से इन दोनों को हटा दिया, डीहाइड्रोहेलोजनेशन करा, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ लगाया, Br वहाँ जाएगा जहाँ कम ज़्यादा हाइड्रोजन है, Br वहाँ लग गया। तो जो कंपाउंड आपको चाहिए था वो मिल गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 17th पार्ट जो हमारा है, 16th हो गया, 16th को भी हटा देते हैं, 17th पार्ट को दिखा देते हैं। 17th पार्ट में ये कह रहा है कि क्लोरोइथेन को ब्यूटेन बनाना है। बहुत आसान है, ये क्लोरोइथेन है और इसको ब्यूटेन बनाना है। 2 कार्बन है, 4 करने हैं, तो हमें तो मालूम पड़ा वुड्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो जब 2 से 4 करने हैं तो वुड्स रिएक्शन लगेगा। वुड्स रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम दिया जाता है अल्काइल हैलाइड को, तो ये आपका ब्यूटेन बन गया। तो इस तरह से हमने 17 पार्ट्स कर लिए। इसके 3 पार्ट्स और बचे, तो इसको मिटा के फिर मैं 3 पार्ट और दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको हटाता हूँ मैं और फिर आपको 3 पार्ट्स और करा देता हूँ। ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन 19th में है, अब ये 3 पार्ट और बचे, 20 पार्ट थे टोटल, इसके अंदर सारे कन्वर्जन्स थे, तो अब इन 3 पार्ट्स को और कर देते हैं। बेंजीन को डाइफिनाइल बनाना है, ये बेंजीन है, इसको ये बनाना है डाइफिनाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर क्लोरीन लगाना पड़ेगा, फिर फिटिक रिएक्शन। तो बेंजीन को पहले क्लोरीन देते हैं। क्लोरीन कैसे देंगे, एनाइड्रस AlCl3 दे दो, एनाइड्रस AlCl3 दे दो या FeCl3 दे दो। ठीक है, हीट करोगे तो क्लोरीन लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करेंगे, 2 सोडियम दे देंगे और फिटिक रिएक्शन करेंगे जब, ठीक है, ड्राई ईथर में, तो क्या होगा, 2 क्लोरोबेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, इधर का क्लोरो इधर का, 2 Na के प्रेजेंस में, इधर का Cl, इसका ये हट आएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो डाइफिनाइल बन जाएगा, दिस इज़ डाइफिनाइल। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले बेंजीन पे क्लोरीन लगाया एनाइड्रस AlCl3 में, फिर हमने फिटिक रिएक्शन में के हिसाब से 2 सोडियम और ड्राई ईथर दे दिया, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, क्लोरीन हट जाएगा, तो यू विल गेट डाइफिनाइल। ओके जी, तो ये फिटिक रिएक्शन पे बेस्ड था, तो ये अलग हटा देते हैं पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं 19th वाला, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शरी है तो ऐसे होगा, और इसको हमें करना है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है इसको यहाँ पे लिया और यहाँ पे Br आ जाए। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो हम क्या करेंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर इसका H, इसका Br हटाने के लिए अल्कोहलिक KOH दे दें, तो ये ऐसे हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन में Br इधर लाना है तो HBr दे दो परऑक्साइड में, एंटी मार्कोनिकॉफ्स। ठीक है, इसको और एरो बड़ा कर देते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ।
एंटी मार्कोनिकॉफ में Br इस पे आ जाएगा, H वहाँ पे चला जाएगा, तो यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो इसको कॉमन नेम में कहते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसलिए टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। हमने क्या किया, पहले इधर का Br इधर का H हटाया, और डबल बॉन्ड जब आ गया तो Br इधर ले आएंगे, परऑक्साइड दे देंगे एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, HBr में Br यहाँ आ जाएगा, H उधर चला जाएगा, एंड यू विल गेट आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसके पार्ट का है, जिसमें कह रहा है कि एनिलीन से हमें चाहिए फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कार्बाइलअमीन रिएक्शन कहते हैं। तो एनिलीन ये है और हमें क्या चाहिए, फिनाइल आइसोसाइनाइड, NC चाहिए यहाँ पे, NC, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि एनिलीन के ऊपर जब CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक लेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो ये इसका C इस पे आ जाता है, तो ये NC हो जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड हो गया। ये जो बनाना है हमें, ये फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, KCl और वाटर अलग हो जाएगा। तो ये एक नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं कार्बाइलअमीन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन्स देते हैं ये रिएक्शन, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। It is given by primary amines and also it is used to distinguish primary amines from secondary and tertiary amines। खाली प्राइमरी अमीन्स देते हैं क्योंकि जो आइसोसाइनाइड बनता है उसकी बड़ी ऑब्नॉक्शियस, बहुत फाउल स्मेल होती है, गंदी स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो प्राइमरी अमीन्स ही ये देते हैं। तो इट इज़ यूज्ड, दिस कार्बाइलअमीन रिएक्शन इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी अमीन्स इनटू कार्बाइलअमीन, और तो इसलिए एनिलीन को फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। किससे? इस रिएक्शन से। क्लोरोफॉर्म और KH देते हैं, कार्बाइलअमीन रिएक्शन होता है, प्राइमरी अमीन्स को कन्वर्ट करता है आइसोसाइनाइड्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आपके ये 19th क्वेश्चन में जो 20 कन्वर्जन्स थे करा दिए। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के NCERT के करा दिए। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस NCERT क्वेश्चंस एंड रिमेंबरिंग देम। NCERT के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करते हैं, दूसरा बोर्ड में एज इट इज़ क्वेश्चंस सेम एज इट इज़ उतर के आ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।